लिखिए बेटे, चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 2। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 2, फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। सबसे पहले आप लिखेंगे मीनिंग। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज are those entities which purchase the raw material, convert it into work in process, WIP का नाम सुना है कभी आपने? Convert it into work in process and then into finished goods, full stop। बेटा, मैंने आपको जब कोई चैप्टर शुरू किया था तो मैंने एक बात बोली थी कि एक होता है ट्रेडर, एक होता है मैन्युफैक्चरर। मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल लिया था आपको मैं कि मैंने जिस कंपनी का मोबाइल फ़ोन खरीदा तो मैंने डायरेक्टली कंपनी से नहीं खरीदा, मैंने तो किससे खरीदा? ट्रेडर से, क्योंकि ट्रेडर ने गुड्स खरीदी थी, वो मुझे बेच देगा। लेकिन ट्रेडर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, इसलिए उसे केवल क्या करना था? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था, और फिर बनानी थी बैलेंस शीट। अंडरस्टूड? लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग की बिजनेस की बात आ गई तो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है? जिस गुड्स का वो प्रोडक्शन करना चाहता है उसके लिए उसने रॉ मटेरियल गैदर किया होगा। बेटे, आज अगर आप कोई फर्नीचर की दुकान खोलते हैं तो या तो फर्नीचर आप खरीद कर बेच दीजिए तो आप ट्रेडर हो जाएंगे, या फिर आपको लगता है कि आप फर्नीचर बनाकर बेच सकते हैं तो फर्नीचर बनाने के लिए आपको पहले लकड़ी खरीदनी पड़ेगी, फेविकोल खरीदना पड़ेगा, कीलें खरीदनी पड़ेगी, प्लाई खरीदना पड़ेगा, कलरिंग खरीदनी पड़ेगी। तो इसे अपन लोग क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल। व्हाट इट इज कॉल्ड? रॉ मटेरियल। बात समझ में आ गई? फिर आप जो चीज़ बनाना चाहते हैं उसका स्ट्रक्चर तैयार होगा। आपको बेड बनाना है, आपको डाइनिंग टेबल बनानी है, उसका स्ट्रक्चर आप बना के देंगे। और जब स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाए, अगर आपको लगता है सही बना है, तो आप उसे पॉलिशिंग करके, उसके ऊपर क्लीनिंग करके उसे बेचने की पोजीशन में अगर आ जाएंगे बेटा। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला? रॉ मटेरियल। सुनना चाहिए मुझे, क्या बोला? उसे किस में कन्वर्ट किया? स्ट्रक्चर यानी वर्क इन प्रोसेस। और फिर उसे क्या बना दिया? फिनिश्ड गुड्स। बात समझ में आ गई बेटा? अब ध्यान सुनिए, ट्रेडर के लिए तो गुड्स खरीदने की कॉस्ट आएगी, जिसे वो परचेज कॉस्ट कहता है, जैसे आप ट्रेडिंग के डेबिट में डाल देते हो। लेकिन एक मैन्युफैक्चरर के लिए गुड्स खरीदने की कॉस्ट नहीं होगी, उस गुड्स को बनाने की कॉस्ट होगी, जिसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं बेटा? ट्रेडर को सीधे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग। लेकिन मैन्युफैक्चरर को पहले निकालनी पड़ती है प्रोडक्शन कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या निकालनी पड़ती है? इसलिए जो ट्रेडर होता है वो सीधे ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर होता है उसे पहले बनाना होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या बनाना पड़ता है? लिखो इसमें आगे, इन द नेम ऑफ फाइनल अकाउंट्स, इन द नेम ऑफ फाइनल अकाउंट्स of manufacturing entities, in the name of final accounts of manufacturing entities, following are included.
फॉलोइंग आर इंक्लूडेड। लिख लिया? लिखो नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। नंबर 2 ट्रेडिंग अकाउंट। नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 4 बैलेंस शीट। तो क्या एडिशनली बनाएंगे आप लोग? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बाकी तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता ही है ना बेटा? लिखो, एक लाइन छोड़कर लिखो, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ, बेटा लिखा है मैंने, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्लिक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। थोड़ा सा कैमरे को ऊपर करोगे क्या? हल्का सा, मामूली से, ज़्यादा मत करना, हल्का सा ऊपर बस। नहीं, थोड़ा और करो, और करो, बस, छोड़ो छोड़ो, थैंक यू। स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्लिक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। लिखिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड purchase of raw material less closing stock of raw material। हम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस कर कर जो वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं, दैट वैल्यू इज कॉल्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या नाम देते हैं इसे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एड direct wages add direct expenses। रॉ मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आती है उसे हम नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटे? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम लोग जो अदर एक्सपेंसेस ऐड करते हैं उनमें आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स या फिर इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस।
प्राइम कॉस्ट में इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने पर जो वैल्यू आती है उसे हम नाम देते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। दिस इज कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट। और फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, और जो वर्क इन प्रोसेस में आपको बोला था उसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोसेस, WIP वर्क इन प्रोसेस। आप फैक्ट्री कॉस्ट में पहले क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग WIP, और वो वैल्यू जो निकल कर आएगा उसमें से आप लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, और फिर जो लेस करने पर वैल्यू निकल कर आएगी उसे हम नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, या फिर क्या नाम देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। पहले लिख लो इसे अच्छे से। फिनिश, चलो करो करो। हाँ बेटा ध्यान सुनिए, आपको एक स्टेटमेंट दिख रहा होगा, उस स्टेटमेंट में हेडिंग मैंने क्या लिखी थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर क्या कैलकुलेट करना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, आपके कोर्स में बहुत इंट्रोडक्टरी लेवल पर ही ये टॉपिक डाला हुआ है। ये पूरा एक चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का, जो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है आपके सी इंटर में, कॉस्ट अकाउंटिंग। उसका पहला चैप्टर ही है कॉस्ट शीट। क्या नाम बोलेंगे उसको? तो जो रेस्पेक्टिव फैकल्टी आपको पढ़ाएंगी वो कम से कम 3-4 दिन तो आपको कॉस्ट शीट समझाती रहेंगी कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड क्या होते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होते हैं, सेलिंग ओवरहेड क्या होते हैं, ये सब आपको समझाती रहेंगी। क्योंकि आपके फाउंडेशन लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना होगा तो अपने को सबसे पहले एक छोटी सी शीट समझनी है जिसका नाम क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर अ शीट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। थोड़ा दिमाग लगाओ, किसी चीज को बनाने के लिए 2 तरह के खर्चे होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बोलिए जरा। लेकिन दोनों का रिलेशन ही प्रोडक्शन से होता है। किससे होता है? जिन एक्सपेंसेस का रिलेशन किससे नहीं होता वो यहां पर इंक्लूड भी नहीं होंगे। तो मैंने आपको कुछ एक्सपेंस तो देखो डायरेक्ट नेचर के बोले हुए हैं। तो ये जो प्राइम कॉस्ट आई है ना, ये 3 तरह के डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिलाकर आई है। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ वेजेस एंड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस। इन तीनों एक्सपेंसिव कॉस्ट को मिलाकर क्या नाम देते हैं? प्राइम कॉस्ट। लेकिन किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए केवल यही खर्चे नहीं आते, आपको फैक्ट्री किराए पर लेनी पड़ती है, उसमें आपको असेट्स लगानी पड़ती हैं, फैक्ट्री के बिजली पानी का खर्चा आता है, फैक्ट्री का रेंट आ रहा है, फैक्ट्री की मशीनों पे डिप्रिसिएशन लग रहा है। इन सभी एक्सपेंसेस का रिलेशन इनडायरेक्टली कॉस्ट की, प्रोडक्शन की कॉस्ट से है कि नहीं? इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो मैंने लिखवाया है फैक्ट्री ओवरहेड ऑब्लिक इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दें तो फैक्ट्री कॉस्ट निकल कर आ गई। क्या निकल कर आ गई? अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं है तो यही फैक्ट्री कॉस्ट को क्या नाम देंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बात समझ में आ गई? आपके दिमाग में से
अब वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएनएल में आते हैं, वो दिमाग से निकाल देनी है। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, और ऐसे खर्चे का रिलेशन किससे नहीं है वो सब पीएनएल में जाएंगे। और सब कहाँ जाएंगे? लेकिन जिन एक्सपेंसेस का रिलेशन डायरेक्टली और किससे है वो सब जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। किस में जाएंगे? नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, डिप्रिसिएशन कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन इस चैप्टर में जो डिप्रिसिएशन एसेट्स पे, कौन सी एसेट्स पे? जो कि प्रोडक्शन के काम आई थी, उन पर लगने वाला डिप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। देख रहे हो ना, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। पक्का? लेकिन ऐसी एसेट जो किसके काम नहीं आई, उसके ऊपर लगने वाला डिप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? जिसका काम प्रोडक्शन में था उस पर लगने वाला डिप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। बात समझ में आई बेटा? अब थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। इस पेन को बनाना है किसी कंपनी को, इस पेन को बनाने वाली कंपनी ने सबसे पहले रॉ मटेरियल असेंबल किया होगा, मजदूरों को बुलाया होगा और फैक्ट्री एस्टेब्लिश की होगी। तो जब किसी चीज़ को बनाया जाएगा तो 3 तरह के एलिमेंट लगेंगे। फर्स्ट एलिमेंट क्या? मटेरियल। दूसरा लगेगा लेबर, जिसे अपन लोग वेजेस का नाम देते हैं। और तीसरा होंगे एक्सपेंसेस, मतलब ऐसा कोई खर्चा जो किस पर नहीं होगा, जो किसका नहीं होगा लेकिन प्रोडक्शन का होगा, उसे अपन क्या नाम देंगे? एक्सपेंस। मटेरियल भी 2 तरह का होता है। कौन सा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर भी 2 तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक्सपेंस भी डेफिनेटली कितने तरह के होंगे? 2 तरह के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके बेटा? अब आप इधर देखिए जरा, मैंने सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इकट्ठा करके क्या नाम दे दिया? इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। पूरा बोलो। और दे आर कॉल्ड, ऊपर के खर्चे, जो इन खर्चों के अलावा और एक्स्ट्रा खर्चे हैं, उन्हें मैंने क्या नाम दे दिया? फैक्ट्री ओवरहेड या इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब मैंने आपको यहाँ पर देखो, मटेरियल के भी आगे इनडायरेक्ट, लेबर के भी आगे इनडायरेक्ट और एक्सपेंसेस क्या, तो ये दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये तीनों के तीनों कौन से खर्चे हो गए? सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस कभी नहीं बोलना, क्योंकि केवल इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलोगे तो वो पीएनएल में जाएंगे। मुझे तो क्या बोलना है? इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। और क्या हम इसे फैक्ट्री ओवरहेड्स का नाम दे सकते हैं? अब जितने भी डायरेक्ट थे वो सब मैंने किस में शामिल कर लिए? प्राइम कॉस्ट में। ये कौन सा हो गया? रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। अंडरस्टूड? अब अपने को ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस क्या होती है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। ठीक है? तीनों का रिलेशन किससे है? प्रोडक्शन से। किससे? एक डाइनिंग टेबल को बनाने के लिए 100 किलोग्राम वुड की जरूरत है। 100 kg ऑफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ 1 डाइनिंग टेबल। अंडरस्टूड? 2 टेबल को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की जरूरत पड़ेगी? 3 को बनाने के लिए, 10 को बनाने के लिए। और मैं 10,000 बोल दूं तो 10,000 मल्टीप्लाई 100 करके आंसर दे दोगे ना? जो लकड़ी की कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो पर यूनिट बेस्ड है कि नहीं? बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी, घटाओगे तो घट जाएगी। डायरेक्ट रिलेशन टू प्रोडक्शन हो गया कि नहीं हो गया? जब भी कोई फर्नीचर बनाने वाला, शॉप की जो भी बनाएगा, वो बिजनेस जो करता है, जब उसे एक एस्टिमेट है कि वो ऐसी 10 डाइनिंग टेबल बनाएगा तो वो अंदाजे से लकड़ी लेकर आएगा या मेजरमेंट करके लेकर आएगा? बात समझ में आ गई? लेकिन जब वो शॉपकीपर फेविकोल खरीदने जाएगा, छोटी छोटी कीलें खरीदने जाएगा, तो अंदाजे से ही खरीद लाएगा कि नहीं लाएगा? भाई इतना दे दे, कम पड़ेगा तो और ले जाऊंगा। लेकिन उसे पता है कि एक डाइनिंग टेबल बनाने में 100 किलोग्राम लकड़ी की जरूरत है और मैं 10 डाइनिंग टेबल बनाऊंगा तो अंदाजे से 500 लाएगा क्या? 100 मल्टीप्लाई 10, 1000 किलोग्राम लकड़ी परचेस करेगा कि नहीं करेगा? तो मटेरियल 2 तरह का होगा।
जो डायरेक्टली काउंटेबल है, जो डायरेक्टली मेजरेबल है, जो वेरी करता है प्रोडक्शन साइज पे, उसे क्या नाम देते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। क्या नाम देते हैं? और जो प्रोडक्शन के तो काम आएगा लेकिन पर यूनिट उसे कैलकुलेट या मेजर नहीं किया जा सकता, वो कौन सा होगा? इनडायरेक्ट। बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल लेता हूँ। एक टेलर को कपड़े सिलने थे, 10 पैंट बनानी थी, तो एक पैंट को बनाने में अगर 4 मीटर कपड़ा लग रहा है तो 10 को बनाने में कितना लगेगा? 40 मीटर ही लगेगा, या अंदाजे से 50 ले आएगा, 25 ले आएगा, लेकर आएगा ना। लेकिन कपड़ा पैंट बनाने के लिए उसे धागे की गट्टी भी चाहिए होगी। क्या करेगा? दुकान पे जाएगा, 20 गट्टी ले आएगा, कम पड़ेगी तो वापस ले आएगा, बच जाएगी तो रख लेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या उसने मेजरमेंट किया कि नो? लेकिन दोनों ही कपड़े की कॉस्ट का पार्ट होगा कि नहीं होगा? तो द पेंट पीस वाज द डायरेक्ट, एंड वो जो थ्रेड का जो वो लेकर आया वो था इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। बात समझ में आ गई क्या? तो जो मैं डायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहा हूँ वो तो किस में आ गया? रॉ मटेरियल कंज्यूम। फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, इसका मतलब सारा का सारा कंज्यूम कर लिया होगा। अगर कुछ बचा है तो उसे लेस कर देंगे, लेस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कौन सी वैल्यू निकल कर आएगी? रॉ मटेरियल। लेकिन क्या प्रोडक्शन में केवल रॉ मटेरियल कंज्यूम ही काम आता है? नो। और क्या काम आता है? मजदूरी काम आती है ना। 2 तरह की मजदूरी दी जाती है। थोड़ा इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने। एक फैक्ट्री में कारें बन रही है। क्या बन रही है? कार। तो कार्स को बनाने के लिए स्किल्ड वर्कर होंगे। देखो, ये कार बन रही है। अब मेरी ड्राइंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि तुम मान लो, बस मान लो कि ये कार है। कुछ तो थी यार, कार तो थी, ठीक है, जैसे कार। इस कार को बनाने के लिए एक आदमी को अपॉइंट किया गया है। ये जो वर्कर है, ये इस कार के नीचे क्या कर रहा है? कार बनाने में नीचे जो वायरिंग हो रही है वो करने का काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे वर्कर्स कार बना रहे होंगे। एक छोटू बैठा है इधर। कौन बैठा है? छोटू। इसका नाम छोटू लाल है। इसका काम है, ये अपनी सर्विसेज किसको देगा? मेन वर्कर्स को देगा। किसको देगा? अब दिमाग लगाओ, इस वर्कर को अगर कोई पानी चाहिए या कोई प्लास चाहिए या कोई पाना सुना होगा, टूल्स, तो ये बेचारा नीचे से निकलेगा, पाना लेकर आएगा, या यहीं से आवाज लगाएगा, छोटू 7 नंबर का पाना। छोटू उठेगा, 7 नंबर का पाना मतलब टूल ला के देगा कि नहीं देगा? ये भी मजदूर है और ये भी मजदूर है। इसको दी गई मजदूरी डायरेक्ट, इसको दी गई इनडायरेक्ट। एम आई क्लियर? और वी कैन से the wages which is paid for the number of unit is a direct wages, and which is aggregately paid it is called indirect, जिसका कि रिलेशन पर यूनिट से मेजरमेंट किया जा सकता है डायरेक्ट, जो पर यूनिट मेजर नहीं की जा सकती इनडायरेक्ट। लेकिन दोनों का रिलेशन किससे है? इसलिए वो हो गई डायरेक्ट वेजेस और ये हो गई इनडायरेक्ट। एम आई क्लियर बेटा? नंबर 3, आपके पास मटेरियल भी है, आपके पास मजदूर भी काम करने को रेडी है, लेकिन क्या सड़क पे बैठकर माल बनाएंगे? या फैक्ट्री किराए पे लेना पड़ेगा, या एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी? आपको वहाँ बिजली पानी का खर्चा देना पड़ेगा, फैक्ट्री का रेंट देना पड़ेगा, मशीनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये एक्सपेंसेस भी प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस हैं। अब इनमें से कुछ प्रोडक्शन एक्सपेंसेस तो डायरेक्टली रिलेटेड टू द साइज ऑफ प्रोडक्शन होंगे, कुछ डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन साइज नहीं होंगे। आपने फैक्ट्री किराए पर ले ली, महीने का रेंट आता है 50,000। बिजनेसमैन चाहे उस 50,000 का किराया देकर एक महीने में 5,000 यूनिट बनाए, चाहे 5 लाख यूनिट बनाए, रेंट का पेमेंट हर महीना 50,000 जाएगा कि नहीं जाएगा? आप संडे को काम नहीं करते, मत करो, लैंडलॉर्ड को पूरे 50 देने पड़ेंगे ना आपको। आप तो मंडे को भी छुट्टी बनाते हो, आप तो पूरे महीना पर छुट्टी बनाते हो, आपको 50,000 पेमेंट करना पड़ेगा ना। ये एक्सपेंस तो है, किसके लिए है? प्रोडक्शन के लिए। तो प्रोडक्शन एक्सपेंस हो गया ना। लेकिन क्या ये साइज ऑफ द प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है क्या? इनडायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंस। कौन सा बेटा? आपने मशीन एक किराए पर ले ली। किस पर ले ली? आप महीने के 50,000 पे कर देते हैं। है तो किसका खर्चा? प्रोडक्शन का। लेकिन
पर यूनिट बेस्ड नहीं है। लेकिन अगर आपने मशीनें किराए पर ली और आप किराया 50 रुपये पर यूनिट देते हो, 50 रुपये पर यूनिट, तो आपका खर्चा प्रोडक्शन का तो है, पर यूनिट बेस्ड है कि नहीं? डायरेक्ट एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? हैव यू हर्ड द नेम रॉयल्टी? रॉयल्टी का नाम सुना है आपने? रॉयल्टी क्या मतलब होता है रॉयल्टी का? अच्छा, सुना ही था खाली, ओके। मान लीजिए मेरे पास कोई टेक्निकल नो हाउ है, मैंने कोई बहुत बढ़िया सा कोई टेक्निकल एक नो हाउ मतलब कोई टेक्नोलॉजी बनाई है मैंने, जिसका मैंने पेटेंट करवा लिया। क्या करवा लिया मैंने? मतलब मैं ही उसको यूज़ कर पाऊंगा, मेरे अलावा मेरी बिना इजाज़त के कोई उसे काम में नहीं ले पाएगा। अगर ये पर्सन उसी टेक्नोलॉजी को काम में लेकर उस गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहता है, तो क्या मैं उसे फ्री में करने दूंगा ये काम? मैं इससे लूंगा रॉयल्टी। क्या लूंगा मैं इससे? ये रॉयल्टी अगर मुझे पर यूनिट बेस दे रहा है तो डायरेक्ट एक्सपेंस, पर यूनिट बेस नहीं है तो इनडायरेक्ट। बट प्रोडक्शन से ही रिलेटेड खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? मोटा मोटी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो भी एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से रिलेटेड है उन्हें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का नाम देते हैं। ये दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये कितने तरह के कॉस्ट से मिलकर बना है? तीन: मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम, लेबर मतलब वेजेस, और तीसरा एक्सपेंसेस मतलब ओवरहेड्स। बात समझ में आ गई बेटा? जो पर यूनिट बेस्ड होगा वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। जो पर यूनिट बेस नहीं होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बात समझ में आ गई बेटा? मिलाकर क्या बनती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एम आई क्लियर? बनाओ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है, P&L का एक फॉर्मेट होता है, उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स, बोलो नहीं बेटा, बोलो नहीं। यूनिट्स के बाद में क्या लिखा बेटे? अमाउंट। पर्टिकुलर्स, यूनिट और अमाउंट। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में भी तो क्या होता है? पर्टिकुलर अमाउंट होता है ना। बस यहाँ पर एक एडिशनल कॉलम आ गया, क्या? यूनिट। अच्छा, यूनिट का कॉलम, अगर आपको क्वेश्चन में यूनिट्स के बारे में कुछ कहा है तो यूनिट का कॉलम बना देना। अगर यूनिट के बारे में नहीं कहा तो यूनिट कॉलम बनाओ, ब्लैंक छोड़ दो तो भी चलेगा, नहीं बनाओ तो भी चलेगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आगे। सबसे पहले लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, 2 raw material consumed, 2 direct wages, 2 direct expenses, 2 फैक्ट्री ओवरहेड्स। बेटा OH मतलब ओवरहेड्स या फिर इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। Indirect manufacturing expenses by closing stock of WIP, by closing stock of WIP
यूनिट्स गिवन होगी, अमाउंट भी आपको गिवन होगी, अगर लिख देना बाय प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स। ये क्या होता है बेटे, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन करूंगा आपको। बाय ट्रेडिंग अकाउंट, this trading account will be debited by cost of production। या फिर हम इसे क्या नाम देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये वो यूनिट हैं जिन्हें इस साल बनाकर बेचने के लिए तैयार किया गया है। यूनिट कॉलम का टोटल नहीं लगाना, वो केवल एक इंफॉर्मेटिव कॉलम है। बैलेंसिंग फिगर भी नहीं लगाना है आपको यूनिट कॉलम का, बैलेंसिंग फिगर केवल और केवल अमाउंट कॉलम का ही आएगा। हाँ जी बेटे, लिख लिया? नहीं लिखा तो लिखो, आराम से लिखो। देखो, जो अपन ने मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट बनाया था, सेम उसको अकाउंट में डाल दिया। जो अमाउंट ऐड कर रहे थे वो डेबिट में आ रहा है, देखिए, और जो लेस कर रहे थे वो क्रेडिट में। भाई यही तो लेस कर रहे थे अपन लोग, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर थे। क्लोजिंग स्टॉक तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, देखो, रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये क्या होता है हम लोग आराम से डिस्कस है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं छोटा सा, लेकिन इंटरेस्टिंग है। मेरी तरफ देख के बोलो, देखें, इधर मत देखना, देखें याद हुआ क्या तुम्हारे को। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, तो बोलते सर ओपनिंग आता है, परचेज आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, सेल्स आती है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, कहानी खत्म। ठीक है, इधर बनाओ, देखें इधर देख के, ओपनिंग स्टॉक का WIP आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है रॉ मटेरियल कंज्यूम, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग सिखाया था आपको मैं। दूसरा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जितने भी इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड, वो भी डेबिट में आ जाएंगे। क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, बाय प्रोडक्ट और बाय ट्रेडिंग। जो भी डेबिट में से क्रेडिट का टोटल बना होगा, ये आपने साल जो यूनिट बनाई की कॉस्ट होगी ना बेटा, इस कॉस्ट को अपन बेचने के लिए कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ट्रेडिंग। मारुति सुजुकी लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, तो वो कार बनाकर बेचेगी ना, या खरीद कर बेचेगी? तो जो खरीद कर बेचने का काम करता है उसकी ट्रेडिंग में 2 परचेज आता है, लेकिन जो बनाकर बेचता है उसकी ट्रेडिंग में 2 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आता है। क्या आता है? क्योंकि ये एंट्री क्या हो रही है, देखो ध्यान से, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, एंट्री हो रही है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू मैन्यू। दोबारा बोलो, तो ट्रेडिंग के डेबिट में जो ओपनिंग स्टॉक आएगा वो गुड्स होंगी जो पिछले साल बनी हुई तो थी लेकिन बेच नहीं पाए, फिनिश्ड गुड्स। ये वो आएंगी जो इस साल बनकर रेडी हो गए। और ट्रेडिंग के क्रेडिट में जो सेल्स आएगा वो आएगा जो इस साल बनी और अपन ने बेच दी। और अनसोल्ड मतलब जो नहीं बेच पाए। तो स्टॉक 3 तरह का हुआ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक इसमें कवर हो गया, बोलो बोलो, ओपनिंग स्टॉक यहाँ कवर हो गया। ये तो किसका था, रॉ मटेरियल का, ये था एक फिनिश गुड्स का होता है ना, फिनिश गुड्स का आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में 2 ओपनिंग स्टॉक। अंडरस्टूड? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इसमें आ चुका होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP इसमें आ चुका, और जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा ना बेटे। अंडरस्टूड? इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकालिए। पढ़ो देखें। 1 लाख यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री, पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट, मैं चाहूंगा कि आप बोलो इस शब्द को, क्या रहे,
दैट मीन्स दिस इज द कॉस्ट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन. कितना रुपीज 10 पर यूनिट लेबर कॉस्ट दैट इन वेजेस 5 रुपए. दैट अपार्ट इट वॉज एग्रीड टू पे at the rate 3 per unit to the Japanese collaborator who supplied the technology. Calculate manufacturing. सबसे पहले क्या आता है? 1 लाख मल्टीप्लाई 10 लाख आ गया. फिर क्या आता है? वेजेस 1 लाख मल्टीप्लाई 5 लाख आ गया. फिर आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस. मैंने रॉयल्टी को एक्सपेंस क्यों माना? क्योंकि रॉयल्टी में ना वेजेस पे की जाती है ना कोई मटेरियल खरीदा जाता है, लेकिन ये एक्सपेंस हुआ ना बेटा, तो इसलिए इसको अलग कैटेगरी का नाम दे दिया. 1 लाख मल्टीप्लाई 3 लाख. कितना आ गया? अच्छा, पहले अपने स्टेटमेंट के हिसाब से तो प्राइम कॉस्ट आया ना, वैसे तो प्राइम कॉस्ट आया, लेकिन अगर कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन नहीं होंगे तो यही प्राइम कॉस्ट क्या बन जाएगी? मान लो मैं कह देता रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 5 लाख. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 5. तो ये रिपेयर्स मेंटेनेंस किसका? फैक्ट्री का, फैक्ट्री में रखे हुए इक्विपमेंट्स का, मशीन का. तो ये खर्चों का रिलेशन भी किससे था? इनडायरेक्टली रिलेशन था. तो प्राइम कॉस्ट 18 प्लस 5 23 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है बेटा. तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 23 लाख होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 23 लाख होता है. यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, तो 18 लाख ही क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग. एम आई क्लियर? अब एक बढ़िया, ये होमवर्क में कर लेना आप लोग. इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ो, ये अपन अभी करेंगे. मिस्टर विमल रन्स अ फैक्ट्री. पहले क्वेश्चन पढ़ लो. मिस्टर विमल रन्स अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस सोप्स. फॉलोइंग डिटेल्स वर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. क्या आपके पास ओपनिंग WIP 10,000 क्वांटिटी पड़ी थी, जिनकी कॉस्ट कितने की थी? 16,000. क्लोजिंग WIP कितनी पड़ी थी? 12,000, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 20,000. ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 1,70,000. क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 1,90,000 एंड परचेजेस है 8,20,000. बेटा मैन्युफैक्चरर क्या खरीदेगा? रॉ मटेरियल ही खरीदेगा. कुछ लिखा हुआ नहीं है. परचेज ऑफ व्हाट? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. ऑलवेज अज्यूम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. अब आगे देखिएगा, बताना डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट. पहले पूरा पढ़ लेने देना. हायर चार्ज ऑफ मशीन एट द रेट ₹60 मैन्युफैक्चर. डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट एक्सपेंस. आगे क्या लिखा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस. बात समझ में आ गई? इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस. ठीक है बेटा. आगे डायरेक्ट, अच्छा ये तो बोला हुआ है डायरेक्ट वेजेस. कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था 80 पैसे पर यूनिट. मैन्युफैक्चर बना दोगे पूरी, उस पर कितना पैसा ले लेना? 80 पैसे. एंड 40 पैसे पर यूनिट. और जो आधी अधूरी बनाई उस पर कितने पैसे देंगे तुम्हें पर यूनिट? 40 पैसे. ओके. आगे क्या लिखा है? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. यूनिट्स बनाई कितनी गई? You are required to prepare a manufacturing account of Mr. Vimal for the year ended 31st March 2020. लिखिए. In the books of Mr. Vimal, manufacturing account for the year ended 31st March 2020. अब सुनिए ध्यान से जरा. सबसे पहले अपने को रॉ मटेरियल, सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 2. ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP. क्वेश्चन पढ़िए. कितना यूनिट गिवन है आपको? तो यूनिट कॉलम में आपने लिख दिया 10,000. इसकी वैल्यू कितनी है? 16,000. बेटा जो फॉर्मेट मैंने आपको सिखाया उसमें नेक्स्ट आइटम रॉ मटेरियल कंज्यूम का आता है. पहले सुनो मेरी बात. हमारे पास 2 ऑप्शन है. या तो अपन रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखकर वर्किंग नोट बना दें,
या फिर यहीं कैलकुलेट करें। मेरे ओपिनियन में वर्किंग नोट बनाने से चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी, वरना तो अपन टू ओपनिंग स्टॉक अंदर लिखते, ऐड परचेज अंदर लिखते, लेस क्लोजिंग स्टॉक अंदर लिखते, फिर वैल्यू वहाँ आती बाहर। पर लिख लीजिए टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वर्किंग नोट नंबर 1। हाँ जी, लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक 1,70,000, एड परचेजेस 8,00,000, 8,20,000 टोटल हो गया। ये 990 हो गया बेटा, क्या लेस कर दें इसमें से? 1,90,000। तो हमारा आर एम सी मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आ गया? 8 lakhs। दिस इज रुपीज 8 lakhs। अब अपने क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस चाहिएगा। अच्छा, डायरेक्ट वेजेस को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को। कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट वेजेस, बेटा जो यूनिट क्या हो चुकी है? मैन्युफैक्चर। वो कितनी है? 5 लाख। और कितना पैसे देना तय हुआ था? 80 पैसे। तो 4 लाख रुपए की वेजेस तो आपने उन मजदूरों को दे दी जिन्होंने पूरी यूनिट बना दी है। और WIP 12,000 मल्टीप्लाई 40 पैसे, तो ये हो गया 4,800। तो क्या आपने वेजेस का पेमेंट 4,04,800 किया होगा? इजी कैलकुलेशन। $4,04,800। अब अपन लोग क्या पे करेंगे बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आपको एक ही एक्सपेंस दिखाई दे रहा है? हाँ बेटा, लिखो तो आराम से लिख लीजिए। ये लो लिख लो, जब बता देना। ये वाला पेज हो जाए पूरा तो बताना। हो गया? ये पूरा कर लो।
कंप्लीट। अरे तो तुमको क्या रामायण लिखनी है क्या यहाँ? कितनी 3 वैल्यू लिखी हुई है। नहीं, पंचायती में ध्यान थोड़ा ज़्यादा है। बात पॉइंट ये है, एक्चुअली पॉइंट यही है। चले, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। आज ध्यान जो है वो पूरा डाइवर्टेड है, स्पेशली तुम्हारा। हम लोगों ने यहाँ पे क्या पे किया डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए? हायर चार्ज। फटाफट बोलो। मशीन लिखा हुआ है क्या? हायर चार्ज ऑफ मशीन। अच्छा, कितना रुपए दिया जा रहा है? 0.60। आगे क्या लिखा है? पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। तो बेटा मैन्युफैक्चर यूनिट कितनी है? 5 लाख मल्टीप्लाई 0.60, क्या है? 3 लाख आ जाएगा बेटा। बस आराम से लिख लो बेटे। हायर चार्जेस ऑफ तो जय तू भी निकाल ले। हाँ? भगवान ने अलग अलग दी है काबिलियत। हाँ जी, हो गए। रुपीस कितना? 3 लाख। अब एज पर फॉर्मेट अपने को फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए। इसके लिए कौन सा नोट? वर्किंग नोट नंबर 4। वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स। बेटा यहां पर अपने को देखो 2 खर्चे दिए हुए। एक तो हायर चार्ज ऑफ फैक्ट्री है क्या? जो कितने रुपए के हैं? 2,20,000। और क्या रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है? 1,80,000। तो क्या ये कुल मिलाकर 4 लाख रुपए हो गया? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के 180 और हायर चार्ज ऑफ फैक्ट्री 220 मिलाया तो आंसर आ गया आपका 4 लाख। 4 lakhs। बेटा लिख लिया आपने? 4 लाख रुपीज। अब क्रेडिट में सबसे पहला आइटम कौन सा आएगा? क्लोजिंग WIP। क्या यूनिट 12,000 है? वैल्यू बोलिए 20,000। कहीं पर भी क्वेश्चन में बाय प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिखा था? बस नाउ बैलेंसिंग फिगर। बेटा जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो नेट कॉस्ट निकल कर आएगा वो अपन लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ट्रेडिंग। और जो वैल्यू अपन लोग ट्रांसफर कर रहे हैं उसे ही अपन क्या नाम देते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। 19,800। ये जो 19,800 है ये कौन सी गुड्स की कॉस्ट है? 5 लाख। जो अपन ने इस साल गुड्स बनाई है उन्हीं की कॉस्ट है ना ये। दिस इज योर क्वेश्चन। टोटल हो गया 19,20,800। यूनिट्स का कॉलम का टोटल लगाने की जरूरत नहीं, ना ही आपको उसकी बैलेंसिंग करनी है। नाउ समझ में आ गया क्वेश्चन? एकदम इजी क्वेश्चन था। लेट्स सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1।
नहीं नहीं, 8 मिनट बाकी है। 8 मिनट मेरे हिस्से के बाकी है। कर लो, आराम से कर लो, कोई बात नहीं, जितना लेट करना चाहे उतना कर लो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 करा के जाऊंगा। बहुत गंदा हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, जिसने नहीं किया पड़ोसी की किताब में चेक कर लेना। मैं तो एक क्वेश्चन ही कराऊंगा, मैं तो करवा के ही जाऊंगा। पढ़ो, नाम बोलो। क्या बोला, नहीं हो पाएगा? दे रहा है गारंटी? चलो ट्राई कर लेना, ठीक है, घर से ट्राई कर लेना, हालांकि मैं कराऊंगा क्लास में। एक बार इसको पढ़ लो, बस पढ़ लो, देखें हो जाए तो कर लेना। अरे इतना तो पढ़ के तो दिखा दो एक बार। नहीं रहने दो, पढ़ाओ, क्या होता है। हाँ पढ़ाओ, जैसे कोई एहसान कर रहे हो अपने ऊपर कि लो पढ़ा दो यार, तुम भी याद रहोगे। चलो भागो। कब तक है तुम्हारा गैप?